पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, इसकी पहचान देखते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। तो आप बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले आप देखें कि पास्ट मीन्स क्या होता है, भूतकाल, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स आपको इसको लिए कुछ रखने की आवश्यकता नहीं, आप बता सकते हैं कि जब भूतकाल में किसी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त हो रहा हो, जब भूतकाल में किसी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त हो रहा हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये आइडेंटिटी किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो जब आप नहीं पहचान पाएंगे कि जब पास्ट में यानी भूतकाल में किसी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त हो रहा हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये इसकी आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। आप कह सकते हैं कि जब भूतकाल में किसी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त हो रहा हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। वेयर बोलते हैं तो आप इसको, तो उस कंडीशन में आर को क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। तो वॉज वेयर, वॉज जो आप बोलना चाहें। तो अब was is used with हमने देखा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वेयर। अब हम कहाँ वॉज यूज़ करेंगे, कहाँ वेयर यूज़ करेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो वॉज का यूज़ कहाँ होता है, वॉज इज़ यूज्ड विथ ही, शी, इट, आई एंड सिमिलर नंबर। ही, शी, इट, आई एंड सिमिलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ करते हैं। प्लूरल नंबर, तो वाज का यूज करते हैं यू, वी, दे अथवा बहुवचनकर्ता के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपने इसको देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप बहुत आसानी से, बहुत ही रोचक ढंग से आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। जब वॉज वेयर, वॉज के यूज़ कहाँ करते हैं, ही, सी, इट, आई एंड सिमिलर नंबर। वेयर के यूज़ कहाँ होता है, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बारे में एक स्पेशल चीज़ है, वो ये है कि आप जान सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब होती है उसमें आप किसका यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद फाइनाइट वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। और चूँकि मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ कि हम जिन टेंसेज में कॉन्टिन्यूअस नाम जुड़ा है
जिन भी टेंसेज में कॉन्टिन्यूअस नाम जुड़ा है सभी में कार्य का जारी होना पाया जाएगा और सभी में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो इसमें भी मेन वर्ब में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो अब इसमें आप लिख सकते हैं कि इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विथ फाइनाइट वर्ब। मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप। अब हम इसके देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन, असर्टिव और इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शंस कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। जब कोई असर्टिव स्टेटमेंट आएगा या कोई इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट आएगा तो उसे कैसे हम हिंदी, हाँ इसमें कौन सी वर्ब यूज़ होगी ये देख ली, पहचान, हाँ सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसकी असर्टिव कंस्ट्रक्शन, then helping verb was there, then सब्जेक्ट से होती है और इसके आखिर में फुल स्टॉप लगता है। और आप में से दोनों में सिर्फ एक अंतर होता है नॉट का, अगर अफर्मेटिव होता है तो नॉट नहीं लगाते हैं और नेगेटिव होता है नॉट। हाँ, और आपने इसको समझ लिया कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वो आपको मैंने लिखवा दिया कि किस सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देन नॉट, इफ नॉट हैव, अगर नॉट है तो, अगर सेंटेंस नेगेटिव है और उसमें नॉट है तो आप नॉट का यूज करेंगे। देन वो फर्स्ट विथ आईएनजी यानी वर्ब की मूल फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं और इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट हैव एंड अदर फुल स्टॉप। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें आप, मैं उसे पत्र लिख रहा था, मैं उसे पत्र लिख रहा था। अब आप सबसे पहले इसको पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले आप इसको पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। टेंस को पहचानने के लिए क्या करेंगे आप, सेंटेंस के सबसे आखिर में जाइए और देखिए क्या है। सेंटेंस के सबसे आखिर में गए और मिला आपको था, इट इंडिकेट्स अस इट इज पास्ट, ये हमें दर्शाता है कि पास्ट है, क्योंकि वो आगे के आखिर में लिख रहा था यानी पास्ट, पास्ट लिख रहा था, काम क्या था, जारी था, काम जारी था, इसलिए कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई कह रहे वाह मैं उसे पत्र लिख रहा था, मैं उसे पत्र लिख रहा था, काम क्या था, जारी था, और पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आपने तुरंत पहचान लिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब आपने पहचान लिया तो आपके सामने इसकी पूरी प्रॉपर्टी है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, यू नो एवरीथिंग। तो अब आप देखेंगे दूसरा काम, ये सेंटेंस कौन सा है, मैं उसे पत्र लिख रहा था, असर्ट कर रहा है, मैं उसे पत्र लिख रहा था, डिक्लेयर कर रहा है ना, तो ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, या इसी को आप क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव कहते हैं, असर्टिव है। असर्टिव में कौन सा, अफर्मेटिव, मैं उसे पत्र लिख रहा था, यानी सकारात्मक दृष्टि से निश्चित कर रहा है, स्वीकार रहा है कि मैं उसे पत्र लिख रहा था। अब आपको सब कुछ पता है कि इसमें वर्ब सबसे पहले आप सर्च करेंगे, वर्ब क्या है, लिखना, देन वर्ब से आप क्वेश्चन पूछेंगे, इस मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ कौन लिख रहा था, रिप्लाई है मैं, सब्जेक्ट किसे लिख रहा था, उसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा था, पत्र, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तकनीक जरूर यूज करेंगे, अदरवाइज आप फिर
स्ट्रेच करेंगे। जब एक बार इसको आप अपने अभ्यास में ला लेंगे तो फिर आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़ी सरलता से आप पहचान लेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पे आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि जब भी कोई सेंटेंस आए तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। इन सेंटेंस वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन यू कंस्ट्रक्ट इट, उसके बाद ही आप उसे रखें, ठीक ना। सो मैं उसे पत्र लिख रहा था, सब्जेक्ट इसमें आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी पुट हेल्पिंग वर्ब आई वॉज, वो क्या लिखना, राइट, और वो में आईएनजी फॉर्म राइटिंग, अब वॉज राइटिंग। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो आपको पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आए हो, तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। आई वॉज राइटिंग हिम a letter, I was writing him a letter। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं पहले डायरेक्ट को लिखूंगा बाद में इनडायरेक्ट को लिखूंगा, तो आपको ये भी पता है, आप इसे भी लिख सकते हैं। I was writing a letter to him। बस ये ध्यान रखना है कि जो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज पहले कर रहे हो और इनडायरेक्ट का बाद में, तो आपको इनडायरेक्ट से पहले टू लगाना होता है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस असर्टिव कंस्ट्रक्शन। अगर आपने एक कॉन्टिन्यूअस क्लियर कर लिया तो आपको एक के साथ दो ऐसे मुक्त मिल जाएंगे। बस किसका अंतर होता है, हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। तो टेंस पढ़ने की ये तकनीक होती है। आप ऐसे तो पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहिए, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से आपने देखा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का असर्टिव कंस्ट्रक्शन हो गया। हाँ, अब इसमें एक हम नेगेटिव को भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, से वह लड़का उसे नहीं पीट रहा था, वह लड़का उसे नहीं पीट रहा था, असर्टिव। लेकिन असर्टिव में कौन सा, नेगेटिव। वह लड़का उसे नहीं पीट रहा था, नहीं पीट रहा था सेंटेंस के आखिर में था, यानी कि पास्ट। नहीं पीट रहा था, काम क्या था, जारी था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेंटेंस कौन सा, असर्टिव। वह लड़का उसे नहीं पीट रहा था, निश्चित कर रहा है, नहीं पीट रहा था, असर्टिव। और असर्टिव में कौन सा, नेगेटिव। वो कैसे पीटना, कौन नहीं पीट रहा था, वह लड़का। सब्जेक्ट किसे नहीं पीट रहा था, उसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो that boy was not beating him, that boy was not beating him, वह लड़का उसे नहीं पीट रहा था। तो आप देखिए कितनी आसानी से, कितनी सरलता से आप इसको ट्रांसलेट कर लिया। अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कभी भी। और अभी आप बड़े से बड़े सेंटेंसेस को देखेंगे कितनी आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे, कितना ही बड़ा सेंटेंस है। तो ये आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का असर्टिव देख लिया, इसमें आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के एग्जांपल्स देखे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन नंबर 1, यानी यस और नो टाइप।
तो अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के यस और नो टाइप का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें आपको पता है कि सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग को। इसमें सबसे पहले किसका यूज होता है, हेल्पिंग को। देन सब्जेक्ट। अगर बाय द वे अब ये आप इसको एक चीज और समझते चलिए कि ये इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर नेगेटिव भी हो, बाय द वे कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और उसमें नॉट भी आया है तो आप नॉट का यूज कहाँ करेंगे, एक साथ हम आपको समझा दे रहे हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान से आप समझ सकते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अगर वो नेगेटिव भी है तो आप नॉट का यूज कहाँ करेंगे, ये आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हेल्पिंग को, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। तो आप नॉट का यूज कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे, ना कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नॉट आप कंपलसरी नहीं है, आप इंट्रोगेटिव पढ़ लो, लेकिन अगर इसमें नेगेटिव हो तो अगर नेगेटिव हो तो आप नॉट का यूज कहाँ करेंगे, आप सब्जेक्ट के बाद करेंगे। लेकिन अगर नॉट का यूज ना हो तो फिर आप नहीं करेंगे। तो was there, then subject, then not, go first with ing, ऑब्जेक्ट अदर एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये आपने देख लिया इंट्रोगेटिव फर्स्ट का कंस्ट्रक्शन, हेल्पिंग वो, सब्जेक्ट, नॉट, वो फर्स्ट, ing, ऑब्जेक्ट अदर एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, क्या तुम उन्हें पढ़ने दे रहे थे, ये आपके सामने एक एग्जांपल इसका, क्या तुम उन्हें पढ़ने दे रहे थे, एंड यू कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन यस और नो। सो इट इज यस और नो टाइप। क्या तुम उन्हें पढ़ने दे रहे थे तो आप कहोगे हाँ या कहोगे नहीं, तो ये कौन सा हो गया, यस और नो टाइप। टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या तुम उन्हें पढ़ने दे रहे थे, क्या तुम उन्हें पढ़ने दे रहे थे, तो इसमें वर्ब क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है। और आपने आप पिछली क्लासेस में बता दिया था कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। क्या तुम उन्हें पढ़ने दे रहे थे, इसमें सबसे पहले आप पता करेंगे मेन वर्ब क्या है, मुख्य काम कौन सा हो रहा था, पढ़ने दे रहे थे, मतलब पढ़ने की अनुमति दे रहे थे। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, देना। लेकिन यहाँ पर देने का मतलब कोई वस्तु देना नहीं है, अनुमति देना है। और हमने आपको बताया कि अनुमति देने के लिए हम किस वर्ब का यूज करते हैं। अनुमति देने के लिए फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि अनुमति देने के लिए हम लेट या अलाउ का यूज करते हैं, और दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। लेट की एक शर्त यह है कि लेट जब भी किसी सेंटेंस में एज अ फाइनाइट वर्ब यूज होती है तो लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और इस कंडीशन में जो दूसरी वर्ब होती है उसे वेयर इंफिनिटिव में रखते हैं, अर्थात उसके पहले टू का यूज नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर वो मेन वर्ब है देना, और कौन नहीं पढ़ने, कौन पढ़ने दे रहा था, कौन पढ़ने दे रहा था, तुम, सब्जेक्ट। किन्हें पढ़ने दे रहे थे, किसे पढ़ने दे रहे थे, उन्हें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिए आपका फाइनाइट वर्ब है और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका जो दूसरा सेकेंड वर्ब है। तो मेन वर्ब में आप टेंस की फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड वर्ब को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो रखिए, क्या तुम उन्हें पढ़ने दे रहे थे, सब्जेक्ट है यू, तो क्या लगाओगे आप, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी पुट हेल्पिंग वर्ब। आप अपने आप ऐसे नहीं रख देंगे, कुछ भी रख देंगे। आपको पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और ऊपर आपने देख लिया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सब्जेक्ट है यूज के हम क्या लगाए, वेयर, वेयर यू, यू। आप इसमें क्या लगेंगे, आप देखिए नेगेटिव नहीं है, सिर्फ ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो आप इसको वेयर यू, देन मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, और उसमें आईएनजी फॉर्म, वेयर यू लेटिंग, वेयर यू
लेटिंग हिम। अब लेट की कंडीशन क्या, मैंने आपको भी बताया कि लेट की कंडीशन है कि लेट जब भी यूज होता है एज अ फाइनाइट वर्ब तो लेट के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। हाँ, और उसके बाद जो अन्य वर्ब आती है उसे इंफिनिटिव नहीं बनाते, अर्थात देयर इंफिनिटिव रखते हैं। तो वे यू लेटिंग देम, वे यू लेटिंग देम रीड, या वे यू लेटिंग देम स्टडी, व्हाटएवर जो लगाना चाहे। तो अब देखिए वे यू लेटिंग देम रीड, क्या तुम उन्हें पढ़ने दे रहे थे। तो आपने कितनी आसानी से इसको बना लिया। अगर आपने ये सर्च ना किया होता कि इसमें सब मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप उसको सॉल्व ना कर पाते। तो इसको आप एक और बना सकते हैं, हाँ, इसको आप अलाउ से बना सकते हैं। Where you allowing, लेकिन अलाउ के साथ कोई कंडीशन नहीं कि उसके बाद ऑब्जेक्ट तुरंत लगेगा ही लगेगा। आप चाहे तो पहले आप वर्ब को इंफिनिटिव बना दे, बाद में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इसी तरह से कोई शर्त नहीं है। तो यू अलाउइंग देम टू रीड, तो इस तरह से आपने इसको हल कर लिया। यू अलाउइंग देम टू रीड। तो ये आपने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एस और नो टाइप का। और भी एक एग्जांपल देख लीजिए इसका। ये देखिए सामने एग्जांपल, क्या उन्हें वहां नहीं बैठने दिया जा रहा था। अपने आप में बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस। और अगर आप इसको ढंग से नहीं समझा तो मैं कह सकता हूं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या उन्हें वहां नहीं बैठने दिया जा रहा था। सबसे पहला काम आप पहचानेंगे टेंस कौन सा है। टेंस पहचानने के लिए वही सिंपल तरीका, सेंटेंस के आखिर में जाइए, देखिए क्या है, आखिर में गए और देखा क्या है, क्या करा, क्या उन्हें वहां नहीं बैठने दिया जा रहा था। आखिर में था यानी कि पास्ट टेंस, आखिर में है था यानी कि पास्ट टेंस। अब ये पास्ट है, यहां से क्लियर हो गया कि पास्ट है। भाई पास्ट है तो ना तो प्रेजेंट होगा ना तो फ्यूचर होगा। 8 को हटा, क्या उन्हें वहां नहीं बैठने दिया जा रहा था। नहीं बैठने दिया जा रहा था, अभी भी काम क्या था, जारी था, नहीं बैठने दिया जा रहा था। पास्ट में मतलब चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब क्लियर है तुरंत माइंड में आएगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है वाज देयर, वर्ब में कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म। हाँ, यू नो एवरीथिंग। देन हम हमारे माइंड में एक्सपेक्ट करेगा कि कौन सा सेंटेंस है, तो सेंटेंस कौन सा है। आप इसको बहुत इजीली पहचान सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग क्या से है, आखिर में क्वेश्चन मार्क है। और इसके साथ साथ आप इस प्रश्न को रिप्लाई यस या नो में कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे क्या वहाँ क्या उन्हें वहाँ नहीं बैठने दिया जा रहा था, आप कहोगे यस या कहोगे नो, यस और नो टाइप, तो सब क्लियर हो गया। अब जो इसके सामने बड़ी चीज़ है वो ये है कि हम इसे पता करें कि इसकी मेन वर्ब क्या है, कितनी वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये नहीं पहचानेंगे तो आप संभवतः नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ। तो अब इसमें देखिए क्या उन्हें वहाँ नहीं बैठने दिया जा रहा था। अब इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, कितनी वर्ब है, बैठने दिया जा रहा था, यानी क्या उन्हें वहाँ बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। देखिए फिर से इसमें एक बार अनुमति देने का सेंस आया है, अनुमति देना इसे बैठने दिया जा रहा था, मतलब बैठने दिया, अगर नहीं बैठने दिया जा रहा तो वो क्या है, देना। लेकिन क्या यहाँ कोई वस्तु नहीं दे रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है।
तो आप गिव नहीं लगाएंगे। अनुमति देने के लिए आप किसका यूज करते हैं? लेट का यूज करते हैं। और अभी भी मैंने आपको बताया कि लेट का यूज कैसे करते हैं, क्या स्थिति होती है, क्या कंडीशन होती है उसके लिए, तो आपने ये देखा। तो अब इसमें मेन रूप क्या है? लेट, दिया जा रहा था, अनुमति नहीं दी जा रही थी। ये है आपका इसका फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब यू नो, आपको पता है फाइनाइट वर्ब क्या होता है? हाँ, द वर्ब व्हिच चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन एंड टेंस, हाँ, इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। मतलब ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या करती है? चेंज होती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब हो गया, बैठने दिया जा रहा था, कौन नहीं बैठने दे रहा? अब इसमें क्वेश्चन है कौन नहीं बैठने दे रहा था? भाई कौन नहीं बैठने दे रहा था? नो रिप्लाई। मींस इसके पास सब्जेक्ट नहीं है। अब आप देखें कि क्या उन्हें वहां नहीं बैठने दिया जा रहा था, तो कौन नहीं बैठने दे रहा था? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को आपने पता, नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। या क्या होता है? हु डज वर्क इन सेंटेंस, सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें काम तो हो रहा है बट करने वाले का तो भाई नहीं, कर कौन रहा है? क्या उन्हें वहां नहीं बैठने दिया जा रहा था? बैठने नहीं दिया, जो बैठा लेगा उनको वो सब्जेक्ट होगा, बैठने नहीं दिया जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं। और किसे नहीं बैठने दिया जा रहा था? उन्हें। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब भी इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, अब भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि कैसे सॉल्व किया सकता है। तो आप ये जान लें कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो और काम हो रहा हो, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो पर काम हो रहा हो, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम उसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं। किसके फॉर्म में? पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो पर काम हो रहा हो, तो उसे हम किसको कैसे करते हैं? पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं, जिसको हम नॉर्मली ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब देखिए अपने आप को कितना जबरदस्त सेंटेंस हो गया। तो क्या हमने वहां, इसके पास सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस में करोगे। इसमें मेन वर्ब लेट है, लेट की शर्त, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लेके, तो लेट्स इसका यूज नहीं कर सकते, लेट्स नहीं बना सकते इसको। चलिए बनाते हैं, देखिए आप। तो जो आपको पता है कि जो एक्टिव वॉइस में, हाँ मतलब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो जो इसके पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव बनाते हैं। इसमें क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। तो इसके पास ऑब्जेक्ट होता है ना, तो काम चलेगा हमारा। ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को ये क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और इसी को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे, और दे के साथ हम किसके यूज करते हैं? आपने लिखा देम का सब्जेक्टिव केस दे। तो वेयर दे नॉट, वेयर दे, एंड हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट। हमने बताया था कि अगर नॉट भी हो और नेगेटिव भी हो तो आप नॉट का यूज कहाँ करेंगे? आप सब्जेक्ट के बात करेंगे। तो वेयर दे नॉट, आपने इसे लगा वेयर दे नॉट, आप क्या रखेंगे? कैसे? अब इसमें मेन वर्ब यूज करेंगे, बट मेन वर्ब यहाँ पर देखिए लेट है, दिया जा रहा था, लेकिन हम लेट का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेट की शर्त है, उसकी शर्त को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि लेट जब भी यूज होता है उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगता है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट था वो बेचारा सब्जेक्ट बन चुका है, तो अब रख ही नहीं सकते। मतलब आप लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, मतलब नहीं हो सकता। इसलिए देखिए इसके आप एक दूसरी वर्ब भी बताया आपने, अलाउ, क्योंकि कभी कभी ऐसा फंस जाता है, नहीं आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब इसका के साथ आप किसका यूज करेंगे? आप अलाउ का यूज करेंगे। वेयर द नॉट allowing, the not allowing, हाँ अब आपने देख यहाँ पर यूज कर दिया। अब इसके साथ तो कोई शर्त नहीं कि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। the not allowing to
there. सॉरी, इसको पैसिव बना रहे हैं। इसको मैं क्या बनाना था, पैसिव बनाना था, भूल गए क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको पैसिव बनाएंगे। तो इसका क्या बनेगा, नॉट बीइंग, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब पैसिव बनता है तो उसके साथ पैसिव में क्या जुड़ जाता है, बीइंग जुड़ जाता है। और आपको पता है कि इन पैसिव इज ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद फाइनाइट फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पे यूज किया जाता है। इसका पैसिव बनेगा क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है पर काम हो रहा है। इसमें दो एक्सेप्शन जुड़े हुए हैं। तो दे आर नॉट बीइंग allowed, but they're not being allowed to sit, they're not being allowed to sit there। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, कंक्लूड कर रहा हूं मैं। इस सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टेंस और नो टाइप। इसमें मेन वर्ब है देना, यानी कि अनुमति देना, दूसरी वर्ब है बैठने, और इस सेंटेंस के पास सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें दो बेहतरीन चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि लेट का यूज है, और दूसरी ये कि इस सेंटेंस के पास सब्जेक्ट नहीं है। और आपको ये दोनों कंडीशंस पता है कि जब किसी सेंटेंस के पास सब्जेक्ट ना हो तो क्या करते हैं, तो उसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। और जब लेट एज अ फाइनाइट वर्ब यूज हो तो क्या करते हैं, हाँ, तो ये आपने देख लिया। नाउ WS टाइप। अब इंट्रोगेटिव का दूसरा काइंड देखते हैं, WS टाइप। इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन नंबर 2, WS टाइप। हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के WS टाइप कंस्ट्रक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है कितने होते हैं, 11 क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, was या वे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, subject, then not is not compulsory here, we use not only when, then not have। जब not का यूज हम तभी करेंगे जब हिंदी ट्रांसलेशन में not का यूज हो, यानी नेगेटिव हो, तभी हम not का यूज कर देंगे। अपने आप नहीं जोड़ेंगे, आपने लिख पाया था, ऐसा नहीं। हम यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा लिखने से बचाने के लिए आपको बता दिए कि अगर हम इसको फिर पढ़ते इंट्रोगेटिव सेकंड विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट विथ नेगेटिव, तो आप समझ लीजिए कि नॉट का यूज कहाँ होता है। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज कर सकते हैं अगर नॉट होगा तो। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वो फर्स्ट विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपका WS टाइप का कंस्ट्रक्शन हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस WS टाइप कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका WS टाइप का कंस्ट्रक्शन। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे। तो ये आपके सामने इसका इंस्ट्रक्शन है। हम उन्हें क्या करने को कह रहे थे,
हम उन्हें क्या करने को कह रहे थे? यू कांट रिप्लाई दिस क्वेश्चन इन यस और नो। आप इस प्रश्न का रिप्लाई यस या नो में नहीं कर सकते हैं। अरे हम उन्हें क्या करने को कह रहे थे? क्या करने को कह रहे थे? अब आप इस प्रश्न का रिप्लाई यस या नो में नहीं कर सकते। डब्ल्यू एस टाइप कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कह रहे थे, कह रहे थे, काम क्या था? पास्ट में जारी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे आप इसको रखेंगे? आप इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश रखते हैं, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी रखते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट, यानी कि क्या, व्हाट। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, तो आपने क्वेश्चन वर्ड क्या देखा? इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड क्या कर दिया? व्हाट। देन आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो करें कि हम उन्हें क्या करने को कह रहे थे। सबसे पहले आप पता करें इसमें कितनी वर्ब हैं, कौन सी मेन वर्ब है? कह रहे थे, करने को। हम उन्हें क्या करने को कह रहे थे? तो पहले इसमें देखो फाइनाइट वर्ब इसमें क्या है? करना या कहना? इसमें फाइनाइट मेन वर्ब क्या है? पहले करेगा कि कहेगा? पहले कहेगा फिर करेगा। हम उन्हें क्या करने को कह रहे थे? कहोगे तभी तो करेगा। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? कहना। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? करना। फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, कौन कह रहा था? कौन क्वेश्चन? सब्जेक्ट मिलता है, हम कह रहे हैं। सब्जेक्ट किसे कह रहे थे? उन्हें कह रहे थे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे थे? क्या। Here question word itself direct object। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने क्वेश्चन वर्ड को आधे से बताया था कि जो 11 क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनमें 4 ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं, बट उसके अलावा जो 7 बचते हैं वो ड्वेल नेचर के होते हैं। उनका बेसिक क्वालिटी तो क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका अदा कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की भूमिका अदा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको उसके कैरेक्टर को पहचानना पड़ेगा कि इस समय ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए व्हाट जो है वो क्वेश्चन वर्ड तो है क्योंकि इसका बेसिक क्वालिटी है क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन उसके साथ साथ ये काम इस समय क्या कर रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम उन्हें क्या करने को कह रहे थे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम। रखो, इसको आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या करने को कह रहे थे? हाँ, तो व्हाट सब्जेक्ट हम, व्हाट वेयर वी मींस हम सब्जेक्ट टू दिस, व्हाट वेयर वी। अब इसमें मेन वर्ब है कहना। व्हाट वेयर वी saying, what we are we saying, say means कहना, उसमें आपने ing लगा दिया। what we are we saying to them। आप saying और जो दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज पहले कर दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज जब पहले कर देते हैं और इनडायरेक्ट का बाद में, तो इनडायरेक्ट से पहले टू का यूज करते हैं। what we are we saying to them to do। और आप कहेंगे 2 बार कैसे टू लग गया? तो आपने देखा इसमें क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है और साथ ही साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है कि जब किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज पहले हो और इनडायरेक्ट का बाद में, तो फिर उस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। व्हाट वी आर वी सेइंग टू देम। और वहां पर टू क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है कि जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब हो तो मेन वर्ब में टेंस की फॉर्म और दूसरी वर्ब को क्या बनाते हैं? इंफिनिटिव बनाते हैं, इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आपने इसको देखिए, व्हाट वी आर वी सेइंग टू देम टू डू, ये हो गया आपका।
एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें पुस्तक कौन दे रहा था? आपके सामने एग्जांपल है, तुम्हें पुस्तक कौन दे रहा था। कौन सा सेंटेंस है ये? WH टाइप, बिकॉज यू कांट रिप्लाई दिस क्वेश्चन यस और नो। हाँ, आप इसका रिप्लाई यस या नो में नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पुस्तक कौन दे रहा था? कैसे आगे पास्ट दे रहा था, नामधारी था, पास्ट कंटीन्यूअस। अब इसमें वर्ब क्या है? देना। अब इस सेंटेंस को भी एक स्पेशल आप देखेंगे, इसमें अगर आप पहचान नहीं पाए तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। वो तुम्हें पुस्तक कौन दे रहा था, इसमें वर्ब है देना, और कौन दे रहा था। अब आप इसमें सब्जेक्ट ही नहीं खोज पाओगे, अगर ऐसे करोगे तो आप नहीं खोज पाओगे, अगर आपको इसको पता नहीं है तो। तुम्हें पुस्तक कौन दे रहा था, तुम्हें पुस्तक कौन दे रहा था, इसमें जो कौन, देखिए कौन सब्जेक्ट क्या होता है? हु डज वर्क इन सेंटेंस। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या होता है? जो वाक्य में काम करता है, वो करता होता है, करता, डूअर। जो वाक्य में काम करता है वो करता होता है, तो करने वाला यहाँ पर कौन है? कौन दे रहा था? ये जो कौन है ना, यही दे रहा था। यही आपने देखी, ये कौन जो है ये क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी है। क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ ही साथ क्या है? सब्जेक्ट भी है। और अगर आप नहीं ऐसे पहचान पाए तो आप नहीं कर सकते। और एक बार आपने ट्रांसलेशन सीख लिया तो फिर इंग्लिश में कुछ नहीं बचता है। ट्रांसलेशन पार्ट्स आपकी स्पीच अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत ईजिली सारी टॉपिक्स को, सारी चीज़ों को समझते हैं। तो तुम्हें पुस्तक कौन दे रहा था, इसमें कौन जो है क्वेश्चन वर्ड भी है और क्या है? सब्जेक्ट भी है। और किसे दे रहा था? तुम्हें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दे रहा था? पुस्तक। तो या क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है। जो क्वेश्चन वर्ड है वही क्या सब्जेक्ट है। रख दो क्वेश्चन वर्ड कौन। अब जो क्वेश्चन वर्ड ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब है दोबारा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड खुद सब्जेक्ट का काम करे तो उस वाक्य में दोबारा सब्जेक्ट ढूंढने का काम नहीं करते। जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड खुद सब्जेक्ट हो, व्हेन एनी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड एंड सेल्फ सब्जेक्ट, वी डोंट फाइंड अ केम, अ डो, वी डोंट सर्च अगेन सब्जेक्ट, तो हम उस वाक्य में दोबारा सब्जेक्ट नहीं ढूंढते हैं। यहाँ क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें दोबारा सब्जेक्ट नहीं ढूंढेंगे। मिलेगा कि तो तुम्हें पुस्तक कौन दे रहा था? हूँ। अब ये सिंगुलर है, who was giving you a book। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन एकदम हट गया। अभी आपने कंस्ट्रक्शन देखा था नॉर्मल इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है वो खुद ही सब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड ही क्या है? सब्जेक्ट है।